हेलो दोस्तों, आर्ट स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे जितेंद्र नाथ मजूमदार जी के बारे में, ठीक है। और इसके पहले हम जो पढ़े थे असित कुमार हालदार जी के बारे में, ठीक है। तो उस वीडियो को भी आप लोग पूरा देखिएगा, ठीक है। मैं एक सीरीज बनाया हूँ, एक से क्रम से चल रहा हूँ, ठीक है। तो आप लोग क्रम से पढ़िएगा तो एक दूसरे से संबंधित कलाकार भी होते हैं जो एक दूसरे से संबंधित होते हैं, इसलिए क्रम से पढ़ने से आपको बहुत बड़ा बेनिफिट मिलेगा। तो वीडियो कोई भी हो पूरा देखिएगा, क्योंकि मैं जो इसमें लाया हूँ आपके लिए वीडियो, इसमें जो है परीक्षा में पूछे गए जितेंद्र नाथ मजूमदार के बारे में जितने भी प्रश्न बनेंगे सारा इसमें समाहित है, ठीक है। इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा, क्योंकि उनसे जो भी रिलेटेड चीज़ें हैं मैं इसमें पूरा क्या कंटेंट को तैयार कर दिया हूँ। तो आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो देर ना करते हुए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज हम देखते हैं जितेंद्र नाथ मजूमदार, ठीक है। इनके बारे में, जिनका जन्म हुआ था 1891 ईस्वी में और मृत्यु हुआ था 1975 ईस्वी में, ठीक है। तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि वीडियो आपको क्या है बहुत मज़ेदार होने वाली है। और आप लोग देखिए, एक चीज़ हम बार बार कहेंगे, आप लोग शॉर्टकट में बिल्कुल मत जाइए, अच्छे से पढ़िए, भी समय आपके पास है और अच्छे से नंबर लाइए और अपना एक सीट जो है निश्चित करिए। उसका अपना भविष्य की क्या करिए, अच्छे से रहिए, भविष्य को अच्छे से बनाइए, ठीक। चलिए, तो हम शुरू करने हैं। देखिए, यही हैं आपके जितेंद्र नाथ मजूमदार जी। पहले इनको एक बार आप लोग देख लीजिए जितेंद्र नाथ मजूमदार जी को, तब आगे हम लोग बढ़ते हैं, ठीक। चलिए, देखिए, यही आपको जितेंद्र नाथ मजूमदार जी हैं, ठीक। ये ऐसे कलाकार थे, देखिए कितने अच्छे कलाकार थे, इनके बारे में हम आपको बताने चल रहे हैं, ठीक है। चलिए, तो हम शुरू करते हैं। आप लोग ध्यान से एक एक लाइन बाय लाइन क्लियर करते चलिएगा। जो भी ना समझ में आए कमेंट करिएगा, ठीक है। हम उसको क्या करेंगे, पूरा बताने की कोशिश करेंगे, ठीक है। चलिए, शुरू है। हाँ, चलिए, कह रहा है क्या, पहले ध्यान से समझिए। ये सब बंगाल स्कूल के कलाकार हैं, ये भी ध्यान दीजिएगा। बंगाल स्कूल के सब लोग क्या हैं, कलाकार हैं। चलिए, माफ़ी करिएगा कि बंगाल स्कूल के संत चित्रकार श्री जितेंद्र नाथ मजूमदार अवनींद्र नाथ टैगोर के 4 प्रमुख शिष्यों में से एक थे, ठीक है। ये किनके चित्र थे, ये अवनींद्र नाथ जी के किनके चित्र थे, अवनींद्र नाथ बाबू के भी क्या थे, शिष्य थे। अवनींद्र नाथ, नंदलाल बोस, असित कुमार हालदार, जितेंद्र नाथ मजूमदार तथा शैलेंद्र नाथ जी की गिनती अपने प्रमुख 4 शिष्यों में करते थे, ठीक है। इनके 4 शिष्य प्रमुख थे, 4 दिशाएं इनको मानते थे और 4 दिशाओं में भेजे भी थे कि आप लोग अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग जगह जाकर अपने भारतीय कला को क्या करिए, प्रोत्साहन करिए और बढ़ाइए इसको। अवनी बाबू कहते हैं कि 3 विद्यार्थी ने तो सिद्धि प्राप्त की। नंदलाल बोस ने शिव की सिद्धि प्राप्त की, अब मैं मुगल विषय सिद्ध हूँ, और जितेंद्र नाथ जी चैतन्य सिद्ध हैं, ठीक है। इस जितेंद्र नाथ जी क्या है, चैतन्य सिद्ध कलाकार माने जाते हैं, ठीक। और उनको जो नंद बाबू को ये शिव सिद्ध कलाकार कहते हैं। और खुद जो क्या थे, ये मुगल विषय के चित्रकार थे, मुगल से संबंधित ज़्यादा चित्र बनाते थे अवनींद्र बाबू। लेकिन यहाँ पे हम बात कर रहे हैं जितेंद्र नाथ मजूमदार की, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, इनके बारे में थोड़ा और देखते हैं। समझते चलिएगा जरूर, क्योंकि समझेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, क्लियर होता चला जाएगा, ठीक है। चलिए, क्या स्वभाव से अत्यंत साधारण व सरल जितेंद्र नाथ मजूमदार जी का जन्म 31 जुलाई 1891 ईस्वी को पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले के निमतिता के पास जगताई नामक ग्राम में हुआ था। और यह ग्राम गंगा के किनारे स्थित है। कहाँ पे हुआ था, देखिए पश्चिम बंगाल में हुआ था, मुर्शिदाबाद जिले की का किसी का कहाँ पे, निमतिता के पास जगताई नामक ग्राम में, ठीक है। कौन, जगताई नामक ग्राम में हुआ था। यह जो गांव है कहाँ है, गंगा नदी के किनारे, कहाँ है, गंगा नदी के किनारे हैं। उनके पिता श्री केदारनाथ मजूमदार जगताई क्या है, जगताई में सब रजिस्ट्रार थे। जो जगतायन का क्षेत्र था जहाँ रहते थे, ठीक है, जिनका गांव था वहाँ के क्या थे, सब रजिस्ट्रार थे।
जब वे 1 वर्ष के, कौन सी बात कर रहा है, जब वे 1 वर्ष के थे तब की बात कर रहा है, ठीक है। आगे हम बताते हैं, 1 मिनट रुक जाइए, 1891, ठीक है। जब वे 1 वर्ष के थे तभी उनकी माँ का क्या हो गया, देहांत हो गया। ध्यान सुनिएगा, ठीक। उसके बाद उनका माँ से क्या है, उनका जो माँ का स्नेह प्रेम था वो वंचित हो गया। किंतु उनके पिताजी ने उसका जो उनका स्वभाव क्या है, अभाव खलने नहीं दिया। बात समझिए, मम्मी जब देहांत हो गया तो उनके पिताजी ऐसा उनसे व्यवहार किया, ऐसा प्रेम व्यवहार किए कि उनका कमी इनको खले ना। यथा समय उनकी शिक्षा प्रारंभ हुई, ठीक। और वे पाकुर, ठीक है, जो क्या है, संथाल प्रग्राम के हाई स्कूल में अंग्रेजी पढ़ने के लिए भेजे गए। बात समझिएगा, एक लाइन समझिएगा, कहानी के तौर पर ये सदैव परीक्षा से घबराते थे। देखिए जितने भी आप पूर्वत कलाकार पढ़े हैं, सभी लोग जो हैं पढ़ने से क्या करते थे, कतराते थे, पढ़ना नहीं चाहते, बिल्कुल नहीं पढ़ना चाहते। देखिए अब जो भी कलाकार पढ़े हैं सब लोग पढ़ने से क्या करते थे, घबराते रहते थे। अब देखिए आगे क्या होता है, अच्छे समझिए। किसी भी तरह उन्होंने मैट्रिक की पहली कक्षा वर्तमान 9वीं कक्षा पास कर लिया। मैट्रिक की फाइनल में पहुंचे तो हिम्मत टूट गई और लगा कि उनकी क्या है, उससे पास क्या न कर सकेंगे। किसको, जिस क्लास में वो मैट्रिक में पढ़ने गए थे। उन्होंने यह बात अपने पिताजी को लिख भेजे। अब दूर गए थे पढ़ने तो पत्र भेजे कि मुझे पढ़ना नहीं है और मैं घर आ रहा हूँ। क्योंकि पिताजी ने आघात स्नेह उन पर था ही, तो उन्होंने तत्काल ही उत्तर लिख भेजा कि पढ़ना छोड़ो, वापस घर चले आओ। पहले टेलीफोन तो था नहीं, तो पत्र के ही माध्यम से जो भी होता है लेन देन होता था। जब वे घर पहुंचे तो उनके पिताजी ने उनसे पूछा, क्या, देखिए आपने पढ़ना तो छोड़ दिया, अब ये बताइए अब करेंगे क्या आप। तो कला के प्रति तो उनका रुचि था ही, तो उन्होंने कहा आर्ट स्कूल में भर्ती हो जाऊंगा। कहाँ हो जाऊंगा, आर्ट स्कूल में भर्ती हो जाऊंगा। उनके पिताजी का ख्याल था कि आर्ट स्कूल में छोटे लोग जाते हैं, ये भी बात था। उनका पिताजी की सोच थी कि छोटे वर्ग के जो लोग वो लोग कला में जाते हैं, तुम अच्छे से पढ़ो। तो ये नहीं चाहते थे कि छितिन बाबू आर्ट स्कूल में जाएं। उनके अंदर ये नहीं था कि वो आर्ट स्कूल में ही जाए। किंतु इनकी इच्छा जब गांव के जमींदार को पता चला तो उन्होंने उनके पिताजी पर जोर दिया कि छितिन नाथ को आर्ट सिखाने क्या जाने दिया जाए। अब उनके पीछे महोदय जो जमींदार थे उनका स्वार्थ भी जुड़ा था। स्वार्थ ये जुड़ा था, ये सोचते थे कि जब ये पढ़ लेंगे, कला को सीख लेंगे तो हमारे थिएटर में आएंगे तो हमारा काम होगा। मतलब ये अपने स्वार्थ के लिए प्रेषित किए। तो उन्होंने सोचा कि जब छितिन नाथ आर्ट सीख कर आएंगे तो थिएटर के पर्दे रंगीन सुविधा भी हो जाएगी। देखिए अपने स्वार्थ से। खैर पिताजी उनकी बात मान गए और 1905 ईस्वी में, कब की बात है, 1905 ईस्वी में जो है 13 वर्ष की अवस्था में छितिन नाथ मजदूर क्या हो गए, दाखिला कलकत्ता आर्ट स्कूल में करा दिए 13 वर्ष की उम्र में, ठीक है, 1905 ईस्वी में। उस समय अवनींद्र नाथ टैगोर के उप क्या है प्रचार प्रभारी क्या थे, मतलब उपचार्य और प्रभारी प्राचार्य थे। कौन, अवनींद्र बाबू, मतलब गुरु मानिए इनके थे। साथ ही वे इंडियन पेंटिंग विभाग के अध्यक्ष भी थे। छितिन नाथ ने अवनींद्र नाथ टैगोर के सानिध्य में रहकर कला का अभ्यास प्रारंभ तो कर लिया। वे अवनींद्र नाथ के शिष्यों के दूसरे बैच में थे। बैच चलता था तो दूसरे बैच में थे। पहले बैच में नंद बाबू और क्या थे, सुरेंद्र नाथ गांगुली थे। कुछ दिन बाद उस बैच के साथ असित कुमार हलदार भी और बाद में छितिन नाथ मजराम थे। मतलब चारों लोग अब आ गए। छितिन नाथ के बैच में समीउज्जमा और हाकिम मोहम्मद खां, सलेन नाड्डे, दुर्गेश सिंह, ईश्वरी बाबू तथा जो है अन्य मतलब प्रसिद्ध कलाकार, ठीक है। स्वर्गीय ईश्वरी प्रसाद वर्मा के 2 लड़के रामेश्वर प्रसाद और महावीर प्रसाद भी थे। उनके बहुत शिष्य में आए थे, बहुत सारे इनके शिष्य थे, लेकिन प्रमुख रूप से 4 ही को मानते थे ज़्यादा।
अवनी बाबू का अपने शिष्यों पर अपार स्नेह था और यह चित्रनाथ का सौभाग्य था। इनका सौभाग्य था, चित्रनाथ जी का सौभाग्य था। चलिए आगे हम लोग देखते हैं क्या चीज़ें दी जाए, वो देखिए ध्यान से, अच्छे से आप लोग को समझना है, ठीक है। चलिए कि क्या उन्हें ऐसे कला गुरु मिले, उनका स्वभाव था, उनका क्या बड़प्पन था, या उनको ऐसा मतलब उनकी किस्मत था कि ऐसे गुरु मिले। अवनींद्र नाथ के लिए भी प्रसन्नता की बात यह थी कि उन्हें 5-6 अच्छे विद्यार्थी मिल गए, ठीक है। वे विद्यार्थी आज के विद्यार्थियों की तरह नहीं थे, जिसको कुछ सिखाओ वही कल कहता है फिर कि क्या है अवनींद्र नाथ क्या जानता है। अब इसमें होता है ना कि अगर गुरु कोई सिखा दे रहा है तो आपस में कमेंट लोग करते ये कुछ गधा बना जानता है, ऐसे लोग कहते, तो ऐसा नहीं, बिल्कुल नहीं था उसमें। यदि कला गुरु अवनींद्र नाथ कहते हैं कि चित्र अच्छा नहीं है तो उनके शिष्य फाड़कर फेंक देते थे, और जब ये कहते कि अच्छा बना है तब शिष्यों के मन में एक नया उत्साह भर जाता था। तब अवनी बाबू का कहना था, कभी मन में बात सोचो कि हम बड़े कलाकार हैं, कभी भी मन में मत सोचो कि हम बड़े कलाकार हैं। मतलब ये भी चीज़ सिखाएं, स्वभाव को सिखाएं, घमंड को नहीं सिखाएं कि हम बड़ा बन गए, तो ये मत सोचना, ये तो कभी बिल्कुल ही मत सोचना, ठीक है। यदि मन में ऐसा उठे, अरे मन में अगर उठे भी तो क्या करो, राजपूत, मुगल, कांगड़ा शैली के चित्र सामने रखकर देखो कि तुम कितने बड़े हो। कंपेयर कर रहे हैं कि कोई भी चित्र बनाओ तो इतना बड़ा मत सोच लो, ठीक है, कंपेयर करो। तो इस तरह से नहीं कि ये जो चित्र है जो मुगल वाले देखा तो अजंता वाले देखे, तो अब कंपेयर करिए कि उनका चित्र बना हुआ और हमारे चित्र में क्या फ़र्क है, तब आपको क्या होगा, समझ में आएगा, ठीक है। चलिए वे कहते थे कि कलाकार होने के लिए 3 बातों पर ध्यान देना आवश्यक है, प्रकृति, स्वभाव, आंकने का ध्यान, परंपरा और मौलिकता, ठीक है। इन तीनों के मतलब समन्वय से ही कलाकार पूर्ति क्या है, प्राप्त कर लेता है। केवल व्यक्तिगत को अपनाने में पागलों जैसी दशा होती है। अवनी बाबू अक्सर उदाहरण दिया करते थे कि हमारे देश के कलाकारों ने बुद्ध को भरे हुए शरीर और सांचित अंकित किया, अन्य देश के लोगों ने उनको अस्थिपंजर मात्र अंकित किया है, और उन लोगों का कहना है कि 5 साल न खाने वाला कैसा मोटा रह सकता है, उनका ये कहना था, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। किंतु भारतीय संस्कृति, जो भारतीय संस्कृति है वो तो संस्कृति ही है, शुद्ध संस्कृत है। वो तो कल्पना क्या है, वो तो कल्पना की गई है कि ब्रह्मानंद रूप होने से कैसा ज्योतिमय स्वरूप होगा। पाश्चात्य कलाकारों ने वाय रूप देखा और हमारे कलाकारों ने अभ्यंतर को पहचाना। देखिए एक चीज़ और देखिए, जो पाश्चात्य वर्ग के कलाकार थे, पश्चिमी कलाकार थे, ठीक है, वे लोग बाहरी कलाकारी करते थे, बाहरी दिखावा करते थे, और भारतीय जो लोग हैं ये इंटरनल, ठीक है, अर्थात आंतरिक भावनात्मक चीज़ों से जुड़ी रहती थी। अब क्लियर करिएगा, ये किससे जुड़े रहते थे, भावनात्मक रूप से जुड़े रहते थे। अतः परंपरा को भूल जाओगे तो क्या विलायती बन जाओगे, कह रहा है अगर परंपरा को तुम भूल जाओगे तो क्या हो जाओगे, विलायती बन जाओगे। अवनी बाबू मौलिकता पर बहुत जोर देते और वे कहा करते थे कि जिसमें मौलिकता न होगी वह मिस्त्री की तरह हो जाएगा। कह रहा है जिसमें मौलिकता न होगी वह मिस्त्री की तरह हो जाएगा। स्टाइल सीखने के लिए कॉपी करना क्या सीखना होगा, पर सर्वदा नहीं। कह रहा है कितने अच्छे उनको समझा रहे हैं, कितना अच्छा गुण है, बताइए। अगर आपको मौलिकता न होगी तो मिस्त्री की तरह हो जाएंगे। जैसा है, अब देखिए ध्यान से, आप मूर्ति देखते होंगे लोग बनाते हैं, उनके अंदर मौलिकता नहीं होती है, मौलिकता मतलब प्रेम, बस वो मिस्त्री का काम करते हैं, वो बना के मतलब उनके अंदर ये नहीं कि हमें पूजा करेंगे ऐसे का, मतलब आंतरिक भावना कुछ भी नहीं रहेगा, बस उनको क्या पैसा दिखेगा, लक्ष्य क्या उनका रहेगा, पैसा रहेगा। जो मानव जो धर्म जो पूजा करने जाते हैं उनका लक्ष्य पैसा नहीं होता, उनका मुखड़ा जो उनका कैसा है ये चीज़ देखना होता है।
ठीक है, तो कितना अच्छा बात कहें। एक एक लाइन आप लोग ध्यान से देखते जाइएगा और कॉपी भी करो। स्टाइल सीखने के लिए कॉपी भी करना सीखो, लेकिन सर्वदा नहीं। ये नहीं कि वो यहाँ से किसी चीज़ को हटा रहा तो आप भी सेम ऐसे आप भी हटाइए, लेकिन अपने स्टाइल में हटाइए। बात समझिए। नहीं तो कलाकार कलाकार न होकर कॉपी पेस्ट हो जाएगा। कितना अच्छा कहें, अगर आप कॉपी किसी से कर हूबहू तो क्या हो जाओगे आप, कॉपी पेस्ट कहलाओगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अच्छे समझिएगा आप लोग, एक एक लाइन समझेंगे तो बड़ा इंटरेस्ट आएगा। अवनी बाबू का शिष्यों पर इतना स्नेह था कि यह कहने की आवश्यकता ही नहीं है कि जितेंद्र मधुराम के शब्दों में कि 1911 ईस्वी में उनको इतना था कि विश्वास अपने छात्रों में कि ये सब कहने की उनको ज़रूरत ही नहीं थी। वो लोग ऐसी एक्टिविटीज़ रखते थे। जितेंद्र मधुराम के शब्दों में 1911 में जब भारत में इंग्लैंड के राजा जॉर्ज पंचम आए थे, उस समय कलकत्ता की इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट ने सत्येंद्रनाथ मजूमदार की एक प्रदर्शनी की गई थी। ठीक, और उसमें पहली बार में मेरे 7 चित्र प्रदर्शित किए गए थे और इन 7 चित्रों में बेहुल, डॉक्टर ऑफ माउंटेन, ठीक, और डॉक्टर ऑफ माउंटेन, आगे देखते क्या क्या है। ठीक है, देखिए डॉक्टर ऑफ माउंटेन, राधा कृष्ण भी, बात समझिए, डॉक्टर ऑफ माउंटेन ना, यहाँ पे राधा कृष्ण भी इनके चित्र थे। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। इन चित्रों को प्रदर्शनी में एक कोने में स्थान मिलता था और प्रदर्शनी से पूर्व अवनी बाबू क्या मुझे कहाँ ले गए। उन्होंने चित्रों को लगा देखा और कहा कि तुमको डार्क अंधेरे में स्थान मिला है, तुम मेरे चित्रों को यहाँ लाकर लगा दो। समझिएगा। और आपने चित्रों को मेरी जगह तथा जितेंद्र मधुराम जी ने कहा कि मेरा अपना भाग्य है, जहाँ लगा है रहने दीजिए। अन्य बाबू प्रयास किए कि तुम्हारा चित्र है मेरे पास आकर लगा लो, ताकि तुम्हारा जो जल्दी से बिक जाएगा। लेकिन अब ने क्या है, जितेंद्र उत्तर दिए, नहीं सर कोई बात नहीं है, ये मेरा किस्मत है कि जहाँ है वहीं हमें रहने दीजिए। वे फिर बोले, यदि सेल बिक्री ना हो तो दोष न देना। अवनी बाबू कहें अगर सेल मतलब बिकेगा नहीं तो हमें मत कहना कि आप मेरे लिए कुछ नहीं किए। इस प्रदर्शनी का उद्घाटन लॉर्ड हार्डिंज ने किया। कौन किया? लॉर्ड हार्डिंज ने किया। और लेडी हार्डिंज ने, यहाँ लेडी दिया लॉर्ड दिया, थोड़ा सा देखिएगा, इसमें कन्फ्यूजन हो रहा है। ठीक है, तो उस प्रदर्शनी में जितेंद्रनाथ के चित्र डॉक्टर ऑफ द माउंटेन, उनका चित्र क्या था, डॉक्टर ऑफ माउंटेन को पसंद किया और उसे उन्होंने खरीद लिया। ठीक है, लॉर्ड होगा, लेडी नहीं होगा, लॉर्ड ही होगा। खरीद लिया। उन्होंने चित्र खरीद ही नहीं, चित्रकार को देखने की इच्छा भी प्रकट की। अब सोचिए कि वे कितने मतलब महान हो गए थोड़े देर में। देखिए कि जब लॉर्ड जो खरीदे इनके चित्र को, खरीदे ही नहीं बल्कि उनके चित्रकारों को जो बनाने वाला है उनको देखने का भी आशा रखे। तो लोगों ने उन्हें बताया कि चित्रकार यहाँ मौजूद नहीं है। ठीक, वह तो सियालदह के एक होटल में रहता है। उन्होंने कहा कि कोई हर्ज नहीं, मेरी क्या मोटर है, उसे जाकर ले आओ। बताइए, वे कहें कि यहाँ नहीं है, बहुत दूर रहते हैं होटल में, तो ये कहें कोई दिक्कत नहीं, मेरी मोटर लेकर जाओ और उन्हें लेकर आओ। जितेंद्रनाथ जी बुलाए गए। उन्हें देखकर लेडी हार्डिंज बहुत प्रसन्न हुई। ठीक, ठीक है, ये लेडी से ही है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए क्लियर होता चला जाएगा। उनके सिर पर हाथ फेरा और उनके भविष्य के प्रति बड़ी आशाएं प्रकट की। उसके बाद तो शेष 6 चित्र जो देखते देखते इनके बिक गए। एकदम ध्यान समझिए। इस घटना से
उनके गुरु अवनींद्रनाथ बहुत प्रसन्न हुए। इसलिए मैं अस्थायी रूप से बोल रहा हूँ ताकि आप लोग समझिए। बहुत प्रसन्न हुए इनके गुरु कौन? अवनींद्रनाथ जी। आगे देखिए क्या करते हैं आप। बचपन से ही छिंद्रनाथ जो थे, ठीक है, बीड़ी पीने की लत लग गई थी, नशीले प्रकृति के थे। टिफिन की छुट्टी से पहले बीड़ी पीने का मौका नहीं मिलता था और टिफिन की छुट्टी 1-1:30 बजे के बीच होती, तब तक बिना बीड़ी पिए क्लास में बैठे बैठे तबीयत बेचैन होती और काम मन क्या है कम हो जाता है, मन नहीं लगता था। एक दिन अवनी बाबू ने उनकी इस कमी को ताड़ लिया, मतलब पकड़ लिया कि ये कैसा व्यवहार कर रहे हैं। तो उन्होंने पूछा, बीड़ी पीते हो? इस पर सत्येंद्रनाथ जी कहा, हाँ सर। अवनीनाथ ने कॉलेज के एक अध्यापक ईश्वरी प्रसाद वर्मा से कहा कि सत्येंद्रनाथ को जरूरत होगी तो बाहर जाया करेगा। तो बीड़ी के नशे के कारण उनके काम में दिक्कत होती थी, इसलिए वो कहे कि अगर इसे ज़रूरत हो जाने दीजिएगा, कोई काम होगा, रोकिएगा मत। क्या ठीक है, कोई बात नहीं है। तो आगे देखिए क्या होता है। कह रहा, परीक्षार्थी जीवन में मजूमदार अपना प्रथम चित्र ध्रुव अथवा बालक ध्रुव की तपस्या बनाया। दूसरे चित्र राधा का विसार था। यह घटना 1909-10 ईस्वी की। पहले चित्र ध्रुव को एक अंग्रेज ने 80 रुपये में खरीद लिया था। कौन? एक अंग्रेज ने 80 रुपये में खरीद लिया था। उसी समय में रॉयल कॉलेज ऑफ आर्ट लंदन के अध्यक्ष श्री रोथेनस्टीन भारत भ्रमण के दौरान कलकत्ता कला विद्यालय भी आए और वे विद्यार्थी सचिंद्रनाथ के व्यक्तिगत और कृतित्व, ठीक है, से इतने प्रभावित हुए, ठीक है, ध्यान से देखिए, इतने प्रभावित हुए कि क्या हुआ, देखिए आगे, कि उनको मॉडल बनाकर 3 स्केच किए और अंतिम दिन उनका दूसरा चित्र राधा का विसार 100 रुपये में क्रय लिया, मतलब 100 रुपये में खरीद ली। 100 रुपये मतलब पता है उस समय का 100 रुपये इसमें 10,000 या लाख बराबर कंपेयर करिए। श्री रोथेनस्टीन को छात्र चितिन के मुखमंडल पर बुद्ध जैसे शांत का अनुभव होता। उन्होंने 1911 ईस्वी तक कलकत्ता के स्कूल ऑफ आर्ट में कला अध्ययन किए। इसके पश्चात 1924 ईस्वी में इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट कलकत्ता में कला शिक्षक के पद पर नियुक्त हुए। कुछ समय पश्चात वे प्राचार्य बना दिए गए और इस सोसाइटी में वो सन 1942 तक रहे। अब इनको देखिए, ओरिएंट कहाँ पे, ओरिएंटल, ठीक है, ओरिएंटल आर्ट कलकत्ता में कला शिक्षक के पद पर इनको नियुक्ति मिली। चलिए देखते हैं आगे फिर क्या क्या करते हैं, ये अच्छे समझते हैं। इसके पश्चात उन्हें लखनऊ विद्यालय की कला विभाग में प्रवक्ता पद पर नियुक्ति मिली। कुछ समय बाद उन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय के दृश्य कला विभाग में अध्यक्ष पद संभाला और इलाहाबाद विश्वविद्यालय में उनके आने की कहानी दरअसल यह है कि एक बार इलाहाबाद विश्वविद्यालय के तत्कालीन कुलपति डॉक्टर अमरनाथ झा इंग्लैंड गए हुए थे। उन्होंने कहा, बंगाल के भूतपूर्व अंग्रेज गवर्नर सर रोनाल्डसे के संग्रह में सत्येंद्रनाथ मधुराम के चित्र देखें। वे उनसे अत्यधिक प्रभावित हुए। भारत लौटने पर डॉक्टर अमरनाथ झा ने कृष्ण राय दास के माध्यम से सत्येंद्रनाथ मधुराम को नियुक्ति पत्र भिजवाया। ठीक है, अब इनके प्रेम देखिए कैसे कैसे इनके चित्र बनाने से फेमस हो गए और कौन इनको क्या क्या दे रहा है। चलिए अब आगे तरफ हम लोग देखते हैं आगे क्या दिया हुआ है। सत्येंद्रनाथ ने आगे देखिए, सत्येंद्रनाथ ने एक सेकंड सत्येंद्रनाथ ने भी इसे सहर्ष स्वीकार किया, मतलब खुशी खुशी स्वीकार किया इस नियुक्ति पत्र को। और यहाँ आने पर उन्होंने 1 सितंबर, ठीक है, 1942 ईस्वी को चित्रकला विभाग की स्थापना की और वे इस विभाग के प्रथम अध्यक्ष नियुक्त हुए। 5-6 वर्ष बाद मशहूर इंडियन प्रेस इलाहाबाद अब प्रयागराज के मालिक श्री
हरिकेश घोष जी ने जितेंद्र नाथ से गीत गोविंद पर आधारित चित्र बनवाने का प्रस्ताव रखा। कौन? हरिकेश घोष जी ने। इनमें से मुख्य पृष्ठ को मिलाकर कुल 17 चित्र इंडियन प्रेस द्वारा एक पुस्तक के रूप में चित्र गीत गोविंद शीर्षक से प्रकाशित हुआ था। ठीक है, सब लोग अब इनके महत्व को देने लगे और सब लोग कुछ न कुछ इनसे सीखना शुरू कर दिए और इनसे क्या है, इनसे काम कराना शुरू कर दिए। जितेंद्र नाथ को भारत का फ्रांस एंजिल को, अब देखिए सबसे अच्छी लाइन ये है कि जितेंद्र नाथ जी को भारत का फ्रा एंजिल्को कहा जाता है। जिस प्रकार एक एंजिल्को के चित्रों में धर्म चिंतन तथा प्रार्थना के एकांगीभूत रूप की अभिव्यक्ति हुई है, उसी प्रकार जितेंद्र नाथ के चित्र रचना और उसके विकास में मूल प्रेरणा उनका वैष्णवी धर्म विश्वास और भक्ति भावना है। जितेंद्रनाथ, ठीक है, जितेंद्रनाथ बंगाल शैली के ऐसे चित्रकार थे जो सच्चे वैष्णव धर्म के थे, वैष्णव जन धर्म के थे और अपने चित्र में राधा कृष्ण का ही अंकन ज़्यादा करते थे। ठीक है, चलिए, चित्रांकन ज़्यादा करते थे। वे श्री कृष्ण लीला कीर्तन के महान गायक भी थे। कलाकार के जीवन में भक्ति के प्राधान्य के कारण उनका घर का धार्मिक वातावरण था और उनके घर में सदैव भजन कीर्तन एवं साधु संतों का प्रवचन होता रहता था। वैसे भी बंगाल का मुर्शिदाबाद जिला जहाँ वे जन्मे थे भजन कीर्तन का प्रमुख केंद्र रहा और इसी वातावरण ने उन्हें श्री कृष्ण और राधा रानी का भक्त बनाया। वे अक्सर कहा करते थे कि चित्रकला में मेरे लिए आत्मिक शांति की वस्तु है और हृदय के अनुराग की वस्तु क्या, जिसमें विकास जरूरी होता है किंतु परिवर्तन नहीं। मुझे वैष्णव धर्म ने प्रभावित किया। चैतन्य महाप्रभु, मीरा, ध्रुव भक्ति के मन को क्या है, चैन मिला। अब आगे देखते हैं क्या क्या ये करते हैं। ठीक है, तो अच्छे से समझिए पहले, तब आपको समझ में आएगा। देखिए क्या दिया हुआ है, एक सेकेंड। राधा भाव से मन को शांति मिली। किससे? राधा के भाव से मन को शांति मिली और कृष्ण और राधा ही मेरे जीवन के सत्य हैं। तो वो इसीलिए कहे गए ना, चैतन्य कलाकार कहे गए कि वे महान भारतीय कलाकार थे जिन्होंने चमत्कृत करने वाले प्रविधि की दृष्टि से शीघ्र बनने वाले पाश्चात्य कला के स्थान पर भारतीय कला शैली का चुनाव किया, जिसमें अटूट साधना की आवश्यकता होती है। और उनके प्रिय शिष्य रहे प्रख्यात चित्रकार डॉक्टर श्याम बिहारी अग्रवाल अपने क्या है संस्मरण में बताते हैं कि एक जितेंद्र बाबू कक्षा में बैठे, ठीक है, बैठे कलाकार की साधना एवं तपस्वी की साधना में अंतर बताते हैं। अच्छे से समझिए। ठीक है, चलिए आगे देखिए अगला पॉइंट क्या कह रहा है। इसमें जो एक एक लाइन समाहित किया गया है बेहद इम्पोर्टेंट, एक एक लाइन बेहद इम्पोर्टेंट है। लगे, उन्होंने बताया कि साधना तपस्या करने से संत महात्मा आंखें बंद कर देने से एकाग्रता प्राप्त करते हैं। उन्होंने बताया कि अगर हम आंखें बंद करके तपस्या साधना करेंगे तो हमें एकाग्रता की अनुभूति होती है, जबकि कलाकार को यह तपस्या एवं साधना आंखें खुली रखकर करना होता है। ये बात सही है। तो निश्चित रूप से आंखें तरह तरह के सौंदर्य के से अनुभूत होती हैं और उससे उसका ध्यान भंग हो सकता है, उसकी साधना में बाधा पड़ सकती है। इसीलिए कलाकार की साधना अन्य साधकों से बहुत कठिन होता है, क्योंकि जरा भी विचलित होने पर उसकी तपस्या क्या होती है, खंडित यानी टूट जाती है। बात समझ में आया? ठीक है, चलिए एकदम बहुत एकाग्रता। देखिए कोई भी अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं, अगर हम जो लाइन बाय लाइन बता रहे हैं, अगर एक भी लाइन छोड़ेंगे तुरंत आपका तार टूट जाएगा। तो आपको एक एक लाइन क्रम से जैसे जैसे बता रहे हैं वैसे वैसे चलिए, ताकि उस देखिए एक एक शब्द जो है उससे जुड़ा रहता है। जुड़े रहने से क्या होती है, हमारी पकड़ मजबूत हो जाती है। इसीलिए हम जो है क्या सीक्वेंस भी हर चीज़ किए हैं और सीक्वेंस में कलाकारों को भी आपको सामने लाएंगे भी। चलिए आगे देखते हैं हम लोग।
क्या कह रहा है कि भाव हृदय से इस कलाकार को भाव का सम्राट भी कहा जाता है। भाव हृदय इनका था, चैतन्य थे, भक्ति भावना ज़्यादा इनके अंदर थी, इसलिए यही कारण था कि भाव का सम्राट भी कहा जाता है। पूछता है, ध्यान दीजिएगा कि भाव सम्राट किस कलाकार को कहा जाता है, तो चित्रेंद्रनाथ मजूमदार जी को कहा जाता है। ठीक। उन्होंने अपने सभी चित्रों में भाव को प्रधानता दी और विभिन्न विषय वस्तु, भारतीय पुराण, इतिहास, भागवत पुराण एवं गीत गोविंद को लेकर धार्मिक विचार को प्रतिपादित करने वाली उनकी श्रेष्ठ कृतियों की भावधारा हमें दिव्य लोक में ले जाती है, मतलब बहुत परम सुख को दिलाती है। जहाँ रस की धाराएं हिलोर लेती है, ऐसे रससिद्ध कलाकार, ठीक है, कौन थे आपके बीच में? चित्रेंद्रनाथ मजूमदार जी थे। वे कहें चित्रेंद्रनाथ मजूमदार जी क्या कहें, ध्यान सुनिए। चित्रेंद्रनाथ मजूमदार ने कहा था कि कला सभी के लिए होनी चाहिए। कला कभी भी नई या पुरानी नहीं होती है। मानव मन में भाव और रस की निष्पत्ति सनातन है, जो आज भी सृजन के लिए प्रेरक तत्व है। अतः इसकी अपेक्षा हर कोई कला का क्या है, कला नहीं हो सकती। इसकी अपेक्षा हर कोई कला नहीं हो सकती। वो मतलब मोटिवेट कितना अच्छे से कर रहे हैं लोगों को कि अपने मन में ये ख्याल रखिए, कला पुरानी नहीं होती है, वो हमेशा क्या होती है, नई होती चली जाती है। जैसे आपने किसी चीज़ को नया बनाते सीखते गए, आगे उसमें बढ़ता जाएगी। चित्रेंद्रनाथ अपने चैतन्य श्रृंखला के लिए जगत विख्यात बंगाल की नदियाँ जिले में जन्मे, ठीक है। सुप्रसिद्ध वैष्णव संत चैतन्य महाप्रभु 1483 से 1534 ईस्वी की भावमयी लीलाओं का सुंदर चित्रण करके चित्रेंद्रनाथ ने अपने कला गुरु अवनींद्रनाथ टैगोर से, ठीक है, किससे? अवनींद्रनाथ टैगोर से चैतन्य सिद्ध की उपाधि ली। किसकी? चैतन्य सिद्ध की उपाधि प्राप्त की। इसी श्रृंखला का विख्यात चित्र चैतन्य का गृह त्याग, वास, कोमल रंग विधान, उसका देखिए गृह त्याग, ध्यान दीजिएगा, चैतन्य का गृह त्याग जो वास शैली में बना हुआ, सबसे इम्पोर्टेंट शैली चित्र है इनका। कोमल रंग विधान का प्रयोग किया गया है। उदास मुख मुद्रा वैराग्य की चरमावस्था तथा गहरे वातावरण को दर्शाता है। इस चित्र पर मुग्ध होकर अवनी बाबू ने उन्हें 200 रुपये का, कितने का? 200 रुपये का पुरस्कार प्रदान किया, ठीक है। इसी श्रृंखला से संबंधित उनके अन्य चित्रों में चैतन्य की चटशाला, गुरु के द्वार, संत के रूप में, इसलिए संत चित्रकार चित्रेंद्रनाथ जी को कहा जाता है। श्री चैतन्य और वासुदेव सर्वोधौम, श्री चैतन्य का रामानंद के साथ बैठक, राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय कहाँ है? बंगलौर शाखा में है। संन्यास ग्रहण करने के पश्चात अपनी माता से मिलने चैतन्य, संत के रूप में कृष्ण प्रेम विभोर, अत्यंत करुणामय, मर्मक मतलब मर्म स्पर्शी, बहुत बारीकी से उसको चित्रित किया गया है, ठीक है, अच्छे से आप लोग समझिए। इसी प्रकार, ठीक है, इसी प्रकार उन्होंने मीरा तथा रूप गोस्वामी के क्या अभिनव चित्रों की भी रचना की। उनका एक चित्र रूप गोस्वामी और मीरा अद्भुत है। कौन सा चित्र? रूप गोस्वामी और मीरा क्या है? अद्भुत है। उनका चित्र दर्शन वास चित्र महाभारत में उल्लेखित उषा अनिरुद्ध के प्रेम प्रसंग से संबंधित है तथा राजकुमारी उषा ने स्वप्न में एक सुंदरी युवक को अपने साथ वाटिका में विहार करते देखा और वे प्रेम करने लगी। प्रातः जागकर राजकुमारी उषा युवराज की स्मृति से दुखी होकर एकांत चली गई। जब उनकी परिचारिका चित्रलेखा को इस घटना के बारे में पता चला तो उसने समस्त महापुरुष, देवताओं तथा उससे संबंधित समय के सभी लोगों को क्या किया? अनुग्रह किया, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, समझिएगा। भारतीय आधुनिक कला एवं समकालीन कलाकार युवराजों के छवि चित्र स्मृति के आधार पर बना उषा के सम्मुख पेश किया और उषा ने स्वप्न में देखे राजकुमार का, ठीक है, चित्र जो था ऐसा बनाया कि आप पूछिए ही मत। कैसा बनाया? देखिए अभी कहानी बता रहे हैं। चित्र पहचान लिया जो कृष्ण के
प्रपोज अनिरुद्ध का था। जो उस समय कलाकार थे, जो उनके मन में स्वप्न को ही देखकर आर्टिस्ट बनाने वाले ऐसे-ऐसे वीरवान कलाकार थे कि स्वप्न में जो देखा, हमें बताइए, हम उसको रूप को इस तरह से, जो स्वप्न देखी है वो हमें बताइए, उस तरह से हम आपके सामने रूप को प्रेजेंट कर दूंगा, जिससे आप समझ जाएंगे कौन मेरे स्वप्न में आया था। तो सत्येंद्रनाथ के चित्र क्या देश विदेश को के अनेक संकलनों मतलब अनेक संग्रहालयों में सुरक्षित रखा। देश विदेश एक ही नहीं, अपने देश में भी है और विदेशों में भी उनके चित्रों को रखा गया है। संभवतः उनके सबसे अधिक चित्र जो है स्वामी हरिदास, ठीक, जल रंग स्वामी हरिदास का देवदास या प्रभु हरिदास की अंतिम अवस्था में जल रंग, अपनी माता के साथ चैतन्य जल रंग कीर्तनवास, और कृष्ण की मूर्ति के समक्ष मीरा जल रंग, आत्मसमर्पण जल रंग, राधा जल रंग तथा शकुंतला का जल रंग, और इलाहाबाद संग्रहालय प्रयागराज में सुरक्षित है। उन्होंने लगभग 7 चित्र, कितने 7 चित्र कैसे बनाए थे देखिए, आगे हम बता रहे हैं आपको। बादलों में नृत्य करते हुए, कैसे बना, बादलों में नृत्य करते हुए, अप्सराएं, कागज पर वाश टेम्परा, पालतू हिरन, कागज पर वाश टेम्परा, और कैकेयी और दशरथ, ठीक है, कागज पर वाश टेम्परा, ऐसे जो चित्रकार थे सत्येंद्रनाथ मजूमदार जी थे। लक्ष्मी कागज पर टेम्परा, रामलीला कागज पर वाश टेम्परा, और फूल तोड़ती हुई महिलाएं कागज पर वाश टेम्परा। तो वाश टेम्परा मतलब वाश शैली का ही इन्होंने प्रयोग किया, परंपरागत शैली का है। यश पत्नी कागज पर वाश टेम्परा, राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित है। यश पत्नी, उनकी एक कृति सरस्वती उनके शिष्य डॉक्टर श्याम बिहारी अग्रवाल के निजी संग्रह में है। ठीक है, उनका एक चित्र है, सरस्वती जो उनके शिष्य थे, कौन, डॉक्टर श्याम बिहारी अग्रवाल के निजी संग्रहालय में है, तथा अन्य कृत राधिका इलाहाबाद, ठीक है, विश्वविद्यालय के दृश्य कला विभाग में प्रदर्शित है। इसके अलावा उनके जो क्या क्या चीज़ और भी है देखते हैं। इसके अलावा उनके चित्र मॉडर्न म्यूजियम कोलकाता, आशुतोष म्यूजियम कोलकाता तथा भारत कला भवन बनारसी में भी सुरक्षित हैं। उनके कुछ अन्य प्रसिद्ध चित्रों में स्मृत वासक सज्जा, नायिका राधा, गोपियों को संदेश देते हुए उद्धव जमुना, चरण श्रृंगार, निमाई सनातन, भक्ति व वैराग्य, यौवन और वृद्धावस्था, यूथ एंड एज, क्या मनसा देवी इत्यादि उनके प्रमुख फेमस चित्र थे। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं। उन्होंने 16 चित्रों ओसी गांगुली की दुर्लभ पुस्तक मॉडर्न इंडियन आर्टिस्ट रूपसेल प्रकाश इलाहाबाद द्वारा 1995 ईस्वी में प्रकाशित हुआ है या उसमें मिलते हैं। चैतन्य और मोर, शकुंतला, चैतन्य का गृह त्याग, राधा यमुना से क्या है लौटी राधा, जमुना से लौटती राधा, ध्रुव और राधा कृष्ण, रासलीला संकीर्तन, चैतन्य द्वारा क्षमा गंगा कुरुवत, फूल चैतन्य और उनकी पत्नी चैतन्य और हरिदास, ठीक, चैतन्य और हरिदास के चैत्य कलाकार इनको कहा जाता है। दान लीला, कृष्ण और गोपियों का हाथ इन्होंने बहुत ज़्यादा चित्रित किया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। एक पॉइंट है देखिए, कह रहा है कि सत्येंद्रनाथ के बारे में, ठीक है, सत्येंद्रनाथ जी के बारे में कहा जाए या कहा जाता है कि जिस प्रकार उतामारो की स्वप्रमयी, ठीक है, आगे देखते क्या है, नारियां हैं, उसी प्रकार उनकी नायिकाएं रंग रूप के अपार्थिक लोक में विचरण करती हैं। फिर क्या, अद्भुत लुनाई और चारुता लिए उनके झुके हुए शीश, पतली लंबी मोड़ी उंगलियां और तोड़ मोड़ वाले लंबे व लोचपूर्ण उपांग इस दुनिया में परे किसी अन्य लोक की झांकी प्रस्तुत करती है। उनके चित्रों की पृष्ठभूमि में वृक्षों का प्रयोग खास विशेषताएं, जिस तरह से उनकी आकृतियां सुंदर है उसी प्रकार चित्रित वृक्ष भी लुभावने हैं। ठीक है, क्या है, बहुत ज़्यादा लुभावने हैं। कौन से वृक्ष भी लुभावने। आगे देखते हैं हम लोग क्या दिया है, देखिए कितने अच्छे कलाकार थे, कैसे कैसे कलाकारी फिर बनाते थे, किस पे डिपेंड रहते थे ये लोग।
क्षितिज मजूमदार लक्ष्मी कागज पर टेम्परा संग्रह राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय में। ध्यान दीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट तथ्य इसलिए स्पेशल लिखा गया है, इसको आप लोग थोड़ा सा नोट कर लीजिएगा या याद कर लीजिएगा या समझ लीजिएगा। ठीक है, लक्ष्मी कागज पर टेम्परा, ये चीज़ें जरूर ध्यान दीजिएगा किस पे बना हुआ है, ठीक है, और कहाँ रखा हुआ है। क्षितिज ने प्रायः अवनींद्रनाथ द्वारा आविष्कृत वास्तु तकनीक में काम किया, परंतु इसके साथ ही अपनी स्वयं की इजाज़त जल रंग की टेम्परा पद्धति को भी नहीं छोड़ा। वे चित्रों में संयोजन पर विशेष बल देते थे और व्यवस्था लाना उनकी विशेष गुण था, और उनके चित्रों में तान कम है, वाय रेखाओं में से उनके चित्रों में स्पष्टता आते हैं। ठीक है, चलिए उनके कुछ कार्य थे या कुछ बातें थी, देखते हैं क्या चीज़ें हैं, उनकी कुछ बातों को समझते हैं। कुछ बातों में उनके साथी कलाकार वेंकटप्पा से मिलता जुलता है। क्षितिज की वास्तविक संसार में कोई रुचि नहीं थी। जो वास्तविक संसार हमारा है इसमें कोई रुचि नहीं थी। वे वातावरण एवं लोगों से उनकी शैली दूर की थी। उनके चित्रों में अद्भुत नवीनता का सृजन होता है। उनके रंगों के प्रयोग एक कोमलता है, बहुत सोच समझ कर लगाए जाते थे। ऐसा लगता है कि मानो बहुत डरते थे कहीं तेजी या भड़कीलापन न आ जाए। अन्य विभिन्न बारीकियों जैसे हिलते हुए पर्दे, लैंप, फूल इत्यादि से भी ऐसे वातावरण बन जाता है जो अवसर के अनुसार क्या है, काव्यमय लगता है। ठीक है, किसके अनुसार, जो अवसर के अनुसार क्या लगता है, काव्यमय लगता है। जयाप्पा स्वामी के अनुसार, किसके अनुसार, जयाप्पा स्वामी के अनुसार क्षितिज के रंग और रेखाओं में मध्यकालीन कवियों की कविता क्या आभास होती है। सन 1949 तथा 1964 ईस्वी में बनारस तथा 1963 ईस्वी में कलकत्ता में इन्होंने क्या किया, कलकत्ता में इन्होंने क्षितिज जी ने, ठीक है, चित्रों की महत्वपूर्ण प्रदर्शनी हुई। सन 1963 ईस्वी में बातें हो रही है, सन 1963 ईस्वी में, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। 63 ईस्वी में बंगाल कांग्रेस कमेटी द्वारा उन्हें सम्मानित किया गया, और इसके अलावा उन्हें ललित कला अकादमी नई दिल्ली ने अपने रत्न फेलोशिप चुनकर सम्मानित भी किया था। 1964 ईस्वी तक इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय में अपनी सेवाएं दी, और इलाहाबाद वर्तमान प्रयागराज में ही 9 फरवरी 1975 ईस्वी को ब्रह्मलीन हो गए। कहाँ हो गए, देहांत इनका हो गया। ठीक है, तो ऐसे इतने महान कलाकार के बारे में अगर आप जानेंगे नहीं तो कला में पढ़ने का कोई रस ही नहीं है। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दिएगा। ठीक है, ये मेरा चैनल का नाम है, ठीक है, आर्ट स्टडी। ठीक, तो आप लोग स्वस्थ रहिएगा, मस्त भी रहिएगा, और वीडियो को पूरा देखिएगा। ठीक है, तो पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। ठीक है, चलिए।